हिंदी का पेपर है जो 18 फरवरी 2026 के लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। मेरे प्यारे बच्चों, पूरा पेपर एकदम अच्छे से आंसर के साथ हल करके आपको बताने वाले हैं, तो आप लोग वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा। यदि आप वीडियो को पूरा अंत तक देखते हैं तो ये मेरी गारंटी है कि आप बोर्ड एग्ज़ाम 2026 में हिंदी में 70 में 65 प्लस अंक जरूर लेकर आओगे। मेरे प्यारे बच्चों, यह एक वायरल पेपर है, सेम ऐसा ही पेपर आपके एग्ज़ाम में पूछा जाएगा। समय 3 घंटे 15 मिनट का होता है और पूर्णांक होता है 70 का। यहाँ पर थोड़ा सा निर्देश देख लेते हैं। निर्देश में क्या है, सभी प्रश्न करने अनिवार्य होते हैं। पेपर 2 खंड में होता है, खंड आ और खंड बा। खंड आ में 1 अंक के 20 बहुविकल्पीय प्रश्न होते हैं जिनका उत्तर आपको OMR सीट पर देना होता है। इसके बाद में खंड बा 50 अंक का वर्णनात्मक होता है जिसे आपको कॉपी पे लिखना रहता है। तो सभी लोग वीडियो को कर देंगे लाइक, चैनल पर नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब, शेयर। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले बहुविकल्पीय प्रश्न। प्रश्न नंबर 1 है, चंद्रगुप्त रचना की विधा है, निबंध है, उपन्यास है, नाटक है या फिर कविता है। तो चंद्रगुप्त मेरे प्यारे बच्चों नाटक है, और किसका है, जयशंकर प्रसाद का नाटक है। ठीक है। इसके बाद प्रश्न नंबर 2 है, दीप जले शंख बजे के लेखक हैं कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर, शांत प्रिय द्विवेदी, राम वृक्ष बेनीपुरी, देवेंद्र सत्यार्थी। तो दीप जले शंख बजे के लेखक हैं कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद तीसरा प्रश्न है, शुक्लोत्तर युगीन लेखक हैं विनय मोहन शर्मा हैं, मन्नू भंडारी हैं, उपेंद्र नाथ अश्क हैं, सत्येंद्र द्विवेदी हैं। तो शुक्लोत्तर युगीन लेखक हैं उपेंद्र नाथ अश्क। तीसरा ऑप्शन राइट हो जाएगा। चौथा है, हजारी प्रसाद द्विवेदी लेखक हैं पानी के प्राचीर के, आपका बंटी के, बोध और समुद्र के, बाणभट्ट की आत्मकथा के। तो बाणभट्ट की आत्मकथा के लेखक हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद 5वां नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से जयशंकर प्रसाद का नाटक नहीं है। अजातशत्रु, स्कंदगुप्त, ध्रुवस्वामिनी। तो अजातशत्रु, स्कंदगुप्त और ध्रुवस्वामिनी ये तीनों जयशंकर प्रसाद के नाटक हैं। अंधेर नगरी नहीं है, तो आपका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अंधेर नगरी किसकी रचना है, आप कमेंट करके बताएंगे। 6 नंबर है, रीतिबद्ध काव्यधारा के कवि हैं बिहारी लाल हैं, बोधा हैं, भिखारी दास हैं, घनानंद हैं। तो रीतिबद्ध काव्यधारा के कवि कौन है मेरे प्यारे बच्चों, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भिखारी दास। ठीक है, रीतिबद्ध काव्यधारा के कवि हैं भिखारी दास। इसके बाद में अगला प्रश्न है, पद्माभरण के रचयिता हैं सेनापति हैं, केशव हैं, पद्माकर हैं, भूषण हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पद्माकर। पद्माभरण के रचयिता कौन है, पद्माकर। 8वां नंबर है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की रचना है कनुप्रिया, सुनहरे शैवाल, ठंडा लोहा, राम की शक्ति पूजा। तो राम की शक्ति पूजा सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की रचना है। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों 9 नंबर प्रश्न है, प्रयोगवादी कवि हैं भारत भूषण अग्रवाल, केदारनाथ अग्रवाल, रामधारी सिंह दिनकर, सुमित्रा नंदन पंत। तो प्रयोगवादी कवि कौन है, तो प्रयोगवादी कवि हैं मेरे प्यारे बच्चों कौन, प्रयोगवादी कवि हैं भरत भूषण अग्रवाल। ठीक है, कौन है, भरत भूषण अग्रवाल। और कौन कौन से लोग प्रयोगवादी कवि हैं तो इसको जान लीजिए। सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यन अज्ञेय, शमशेर बहादुर सिंह, गिरजा कुमार माथुर, प्रभाकर माचुए, गजानन माधव मुक्तिबोध, भरत भूषण अग्रवाल। ये सब क्या है, प्रयोगवादी कवि हैं। इसके बाद है, आंगन के पारद्वार के रचयिता हैं धर्मवीर भारती, भवानी प्रसाद मिश्र, अज्ञेय, गिरजा कुमार माथुर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों अज्ञेय। क्या हो जाएगा, अज्ञेय। सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यन अज्ञेय। इसके बाद 11 नंबर प्रश्न है, करुण रस का स्थायी भाव क्या है। तो करुण रस का स्थायी भाव होता है शोक। बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। चरण कमल बंदो हरिराई में कौन सा अलंकार है, तो इसमें मेरे प्यारे बच्चों रूपक अलंकार है। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद 13 नंबर प्रश्न है, रोला छंद के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं। तो रोला छंद के प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं होती हैं और इसमें 4 चरण होते हैं और रोला सममात्रिक छंद है। अभ्यागत शब्द में उपसर्ग है, उपसर्ग किसी शब्दांश के पहले लगते हैं, तो इसमें मेरे प्यारे बच्चों अभी उपसर्ग है। कौन सा है, अभी उपसर्ग है। इसके बाद में है, नील कमल में समास है, द्वंद्व है, दिगु है, कर्मधाराय है, बहुव्रीहि है। तो नील कमल में कर्मधाराय समास है।
योगी शब्द का तद्भव शब्द होगा। जोगी होगा, युगी होगा, जोगी होगा, इनमें से कोई नहीं। तो योगी का शब्द जोगी होगा। ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। 17 नंबर है, युष्मद् शब्द की सप्तमी विभक्ति एक वचन का रूप क्या होगा? तव होगा, त्वत होगा, त्वया होगा, तुभ्यम होगा। तो युष्मद् शब्द की सप्तमी विभक्ति एक वचन का रूप होगा मेरे प्यारे बच्चों, क्या? इसका रूप होगा होगा मेरे प्यारे बच्चों, क्या होगा? तोई। इसके बाद में रचना के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं? तो रचना के आधार पर वाक्य के 3 भेद होते हैं। कितने होते हैं? 3 भेद होते हैं। सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य। इसके बाद 19 नंबर है, भाववाच्य में प्रधानता होती है। कर्ता की, कर्म की, क्रिया की, इनमें से कोई नहीं। तो इनमें से कोई नहीं, ठीक है। आविकारी शब्द है, आविकारी शब्द बताना है। तो यथासंभव क्या है? आविकारी है। इंद्र और गाय और आप विकारी शब्द है। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों आगे है, वह अचानक चला गया वाक्य में प्रयुक्त अचानक पद का व्याकरणिक परिचय है। संज्ञा है, सर्वनाम है, क्रिया विशेषण है, क्रिया है। तो ये क्रिया विशेषण है। चला गया क्रिया है, उसकी विशेषता की अचानक, तो क्रिया विशेषण हो जाएगा। सी इज द राइट आंसर। इसके बाद है खंड बा वर्णात्मक प्रश्न। तो 21 नंबर प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों, निम्नलिखित में से किसी एक गद्यांश पर आधारित सभी प्रश्नों के उत्तर दीजिए। 5 अंक का होता है मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है। 2-2 अंक के 3 प्रश्न हैं, तो आपको यहाँ से 6 अंक मिलेंगे और ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। हम लोग ऐसे समय में समाज में प्रवेश करके अपना कार्य आरंभ करते हैं, तो ये मेरे प्यारे बच्चों वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो यहाँ पर देखिए पहला क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। तो प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक हिंदी के गद्य खंड में संकलित मित्रता नामक निबंध से अवतरित है। इसके लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं। सेम ऐसे ही आपको संदर्भ लिखना है। फिर है गद्यांश के रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो व्याख्या मेरे प्यारे बच्चों किसकी करना है? जिसकी रेखा खींची हुई है। हम लोग ऐसे समय में समाज में प्रवेश करके अपना कार्य आरंभ करते हैं जबकि हमारा चित्त कोमल और हर तरह का संस्कार ग्रहण करने योग्य होता है। हमारे भाव अपारमार्जित और हमारी प्रवृत्ति अपरिपक्व होती है। तो चलिए देखते हैं इसकी व्याख्या। लेखक का कथन है कि जब हम अपने घर से बाहर निकलकर समाज में कार्य आरंभ करते हैं तब हम प्रायः अपरिपक्व यानी कच्चे होते हैं। उस समय हमारा मन कोमल होता है। हम जिस किसी स्वभाव के लोगों के संपर्क में आते हैं उनका हमारे चित्त पर अवश्य प्रभाव पड़ता है, क्योंकि हमें उस समय अच्छे बुरे का विवेक नहीं होता, हमारे विचार अच्छी तरह शुद्ध नहीं होते और हमारा स्वभाव पूरी तरह विकसित भी नहीं होता। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों तीसरा प्रश्न है, हमें किन लोगों का साथ नहीं करना चाहिए? तो हमें ऐसे लोगों का साथ नहीं करना चाहिए जिनकी हर बात हमें बिना विरोध के माननी पड़ती हो। इसका उत्तर आपको पैराग्राफ में ही मिल जाएगा। फिर अथवा करके दिया है, ये भी मेरे प्यारे बच्चों मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। रोहतास दुर्ग के प्रकोष्ठ में बैठी हुई युवती ममता। देखिए ममता शब्द मिल गया, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन पूछेगा उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। तो संदर्भ कैसे लिखना है? प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक हिंदी के गद्य खंड में संकलित ममता नामक कहानी से अवतरित है और इसके लेखक छायावादी युग के प्रवर्तक श्री जयशंकर प्रसाद जी हैं। दूसरा है गद्यांश के रेखांकित अंश की व्याख्या। तो व्याख्या मेरे प्यारे बच्चों किसकी करना है? वह रोहतास दुर्गापति के मंत्री चूड़ामणि की अकेली दुहिता थी। फिर उसके लिए कुछ अभाव होना असंभव था, परंतु वह विधवा थी। हिंदू विधवा संसार में सबसे तुच्छ निराश्रय प्राणी है। तब उसकी विडंबना का कहाँ अंत था? तो चलिए देखते हैं व्याख्या। श्री जयशंकर प्रसाद जी का कहना है कि ममता रोहतास दुर्ग के अधिपति के मंत्री चूड़ामणि की इकलौती पुत्री थी, इसलिए उनके पास सुख सुविधाओं के अभाव होने का को प्रश्न ही नहीं उठता था, परंतु वह सुखी नहीं थी क्योंकि वह एक हिंदू बाल विधवा थी। हिंदू समाज में विधवा का जीवन दुखी, उपेक्षित और अनाथ जैसा होता है। इस कारण उनका जीवन उनके लिए भार बन जाता है। संसार की सभी सुख सुविधाएं भी उनको शांति प्रदान नहीं कर पाती हैं। ऐसे ही विकट परिस्थितियों से युक्त ममता के कष्टों का भी अंत नहीं था। इसके बाद अगला प्रश्न है, हिंदू विधवा को तुच्छ निराश्रय प्राणी क्यों कहा गया है? सामाजिक परिस्थितियों के कारण आज भी हिंदू समाज में विधवा का जीवन दुखी, उपेक्षित और अनाथ जैसा होता है। इस कारण उसका जीवन उसके लिए भार स्वरूप हो जाता है। इसी कारण से हिंदू विधवा को तुच्छ निराश्रय प्राणी कहा गया है। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों 22 नंबर प्रश्न है। क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से किसी एक पद्यांश पर आधारित सभी प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ये भी कितने अंक का होता है? 5 अंक का। 3 प्रश्न होते हैं, 2-2 अंक के। मैं अपनी सब गाय चरई हूँ।
श्री कृष्ण माँ यशोदा से जिद करते हुए कहते हैं कि हे माता, मैं अपनी सभी गायों को चराने के लिए वन में जाऊंगा। प्रातः होत बल के संग जई हूँ, तेरे कहा न रही हूँ। सुबह होते ही मैं बलराम भैया के साथ वन में गायों को चराने के लिए जाऊंगा, तेरे कहने से नहीं रुकूंगा। ग्वाल बाल गैयन के भीतर न कहो डर नहीं लागत। ग्वाल बाल और गायों के बीच मुझे जरा सा भी डर नहीं लगता है। आज न सोवो नंद दुहाई, रैन रहूंगो जागत। आज मैं नहीं सोऊंगा, पूरी रात जागता रहूंगा। और ग्वाल सब गाय चर रही हूँ, मैं घर में बैठा रही हूँ। और सभी ग्वाल बाल गायों को चराने के लिए वन में चले जाएं और मैं घर में बैठा रहूं। सूर्य श्याम तुम सोए रहो, अब प्रात जान में रही हूँ को। तो मैं यशोदा कहती है कि श्री कृष्ण तुम अब सो जाओ, मैं सुबह होते ही तुम्हें वन में गायों को वन में चराने के लिए भेज दूंगी। उपयुक्त पद्यांश का संदर्भ लिखिए, तो लिख देंगे। पद नामक पाठ से लिया गया है और इसके कवि हैं सूरदास जी। ठीक है। पद्यांश के रेखांकित अंश की व्याख्या तो मैंने पूरी बता दिया। गाय को चराने के लिए कौन जाएगा, श्री कृष्ण जाएंगे, है ना। इसके बाद अथवा करके दिया है, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो गौरज विराजे भाल लैलही वनमाल, श्री कृष्ण के मस्तक पर गौरव चंद्र का टीका और गले में माला सुशोभित हो रही है। आगे गैया पीछे ग्वाल गावे मृदबानी रे, उनके आगे आगे गायें और पीछे पीछे ग्वाल बाल कोमलवाड़ी में गीत गा रही हैं। तैसी धुन बांसुरी की मधुर मधुर जैसी, जिस प्रकार उनके बांसुरी की मधुर धुन है, उसी प्रकार उनकी तिरछी दृष्टि और मंद मंद मुस्कान है। कदम बिटप के निकट तटनी के तट, यानी यमुना नदी के किनारे कदम के वृक्ष की डाल पर अटा चढ़ चाहे पीत पट फहराने, अटारी पर चढ़कर देखो तो सही पीले वस्त्रों का फहराना, कि रस को बरसाने वाले, शरीर को ताप को कम करने वाले, आंखों को शांत करने वाले, प्राणों को रिझाने वाले वह रस के खान श्री कृष्ण आ रहे हैं। ठीक है। तो ये कवित्त से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है? कवित्त से लिया गया है। कवित्त पाठ है और कवि इसके रसखान है। पद्यांश के रेखांकित अंश की व्याख्या मैंने पूरी बता दिया है आपको। श्री कृष्ण के आगे और पीछे कौन चल रहे हैं? तो श्री कृष्ण के आगे आगे गायें और पीछे पीछे ग्वाल बाल चल रहे हैं। इसके बाद 23 नंबर प्रश्न है। नीचे दिए गए संस्कृत गद्यांश में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। भी कितने अंक का है? 5 अंक का। 2 अंक संदर्भ के लिए मेरे प्यारे बच्चों, 3 अनुवाद के लिए। तो चलिए इसका अर्थ आपको बता देते हैं। वाराणसी बहुत प्रसिद्ध प्राचीन नगर है। यह स्वच्छ जल के तरंगों वाली गंगा के किनारे स्थित है। इसके घाटों की घुमावदार आकृति सफ़ेद चांदनी में बहुत सुशोभित होती है। असंख्य यात्री दूर दूर देशों से नित्य रोज यहाँ आते हैं और इसके घाटों की शोभा को देखकर इसकी बहुत प्रशंसा करते हैं। संदर्भ लिखेंगे। प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड के वाराणसी पाठ से अवतरित है। फिर अथवा करके दिया है मेरे प्यारे बच्चों, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो इसका अर्थ देख लेते हैं। मानव जीवन का संस्कार करना संस्कृति है। हमारे पूर्वजों ने मानव जीवन को संस्कार देने के लिए महान प्रयत्न किए। वे हमारे जीवन में संस्कारों के जिन आचारों और विचारों को फैलाया, वही सब हमारी संस्कृति है। विश्व का निर्माण करने वाला ईश्वर एक ही है। यही भारतीय संस्कृति का मूल्य है। विभिन्न मतों को मानने वाले विभिन्न नामों से एक ही ईश्वर का भजन करते हैं। संदर्भ लिखेंगे। प्रस्तुत संस्कृत गद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड के भारतीय संस्कृति नामक पाठ से अवतरित है। फिर 24 नंबर प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों। नीचे दिए गए संस्कृत पद्यांश में से किसी एक का संदर्भ से हिंदी में अनुवाद कीजिए। ये भी 5 अंक का होता है। ठीक है। 2 अंक संदर्भ के लिए, 3 अनुवाद के लिए। तो अर्थ देख लेते हैं इसका। हे चातक मित्र, सावधान मन से क्षण भर के लिए सुनो। आकाश में बहुत सारे बादल हैं, लेकिन सभी बरसते नहीं हैं। कुछ बादल वर्षा से पृथ्वी को भिगो देते हैं और कुछ व्यर्थ ही गरजते रहते हैं। इसलिए तुम जिस जिसको देखो उसके सामने दीन वचन मत बोलो। यह अनियुक्त विलासा से लिया गया है। दूसरा है माता गुरुतुरा भूमि, यानी माता गुरुतरा भूमि, भूमि से बड़ी माता है, आकाश से ऊंचे पिता है और मन वायु से तेज चलने वाला मन है और तिनकों से अधिक भारी चिंता है। और ये जीवन सूत्रांश से लिया गया है। फिर 25 नंबर है। अपने पठित खंडकाव्य के आधार पर निम्नलिखित में से किसी एक प्रश्न का उत्तर लिखिए। तो ये खंडकाव्य अलग अलग जिलों के लिए अलग अलग होता है। तो इसको मेरे प्यारे बच्चों आप तैयार करेंगे। इसके बाद 26 का क नंबर है। दिए गए लेखकों में से किसी एक लेखक का जीवन परिचय देते हुए उनके एक प्रमुख रचना का उल्लेख कीजिए। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, जयशंकर प्रसाद, रामधारी सिंह। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है मेरे प्यारे बच्चों। इसके बाद अगला है कवि का जीवन परिचय देते हुए उनकी एक रचना का उल्लेख कीजिए। ठीक है। तुलसी बिहारी, महाकवि सूरदास, महादेवी वर्मा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसके बाद 27 नंबर है। अपनी पाठ्यपुस्तक के संस्कृत खंड से कंठस्थ एक श्लोक लिखो जो इस पेपर में ना आया हो। 2 अंक का है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 28 नंबर है। अपने स्कूल के प्रधानाचार्य को छात्रवृत्ति के लिए आवेदन पत्र लिखिए। 4 अंक का है। फिर मेरे प्यारे बच्चों 29 नंबर है।
निम्नलिखित में से किन्हीं दो प्रश्नों के संस्कृत में उत्तर दीजिए। ठीक है, चंद्रशेखरा काशीत, चंद्रशेखरा एकादेश भक्तासीत, वीरा केन पूजते, वीरा वीरेण पूजते, वाराणसी नगरी कस्य नद्या कूले स्थित, गंगाया नद्या कूले स्थिता, ज्ञान कुत्र संभवत, ज्ञान सर्वत्र संभवत। फिर यहाँ पर 30 नंबर है निबंध मेरे प्यारे बच्चों। तो वीडियो कैसा लगा, वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। फिर मिलते हैं आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत मेरे प्यारे बच्चों।